हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है फ्लो। तो फ्लक्स का मतलब हुआ फ्लो। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब है we are concerned about the density या number of electric lines of force। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो कर रहा है एक सरफेस से। अब इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस व्हाइट बोर्ड इज अ विंडो। ये पूरा व्हाइट बोर्ड एक विंडो है और पीछे से वाटर आ रहा है। क्लियर? दिस व्हाइट बोर्ड इज अ विंडो एंड पीछे से वाटर आ रहा है। अब इस विंडो से क्रॉस होने वाला वाटर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, कितनी इंटेंसिटी या कितनी वेलोसिटी से वाटर आ रहा है, पहला फैक्टर। अगर वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी यहां पर हम इंटेंसिटी से उसको अज्यूम कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी कम होगी तो धीरे धीरे पानी आएगा। और दूसरी चीज, अगर इसका एरिया कम होगा तो एक बार में कम पानी आएगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी आएगा। दैट मीन्स अगर मैं विंडो का एरिया छोटा कर दूं तो ऑब्वियसली पर सेकेंड कम पानी क्रॉस होगा, या मैं पानी की वेलोसिटी कम कर दूं तो अगेन पर सेकेंड कम पानी क्रॉस होगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ विंडो डिपेंड्स मेजरली ऑन टू क्वांटिटीज। फर्स्ट इज द वेलोसिटी विद व्हिच द वाटर इज कमिंग एंड सेकंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू व्हिच द वाटर इज पासिंग। ये सेम चीज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए भी अज्यूम कर सकते हैं। एक सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब जितनी इंटेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंटेंस मींस जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा क्रॉस करेंगी उस सरफेस से, या उस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस उस सरफेस से क्रॉस करेंगी। ठीक है? अब यहां पर एक चीज और समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ये पानी इस विंडो से आ रहा था तब पानी के पास वेलोसिटी भी थी और डायरेक्शन भी था। अगर बाहर से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और मेरी विंडो ऐसे है तो ऑब्वियसली पानी विंडो के अंदर नहीं आएगा। पानी विंडो के अंदर तभी आएगा जब पानी का डायरेक्शन भी इधर हो और पानी के पास कुछ वेलोसिटी भी हो। बट अगर मैं यही पानी एक टैंक में कलेक्ट कर लूं तो जब तक पानी फ्लो कर रहा था, भाई एक वेलोसिटी थी उसके पास, एक डायरेक्शन था, तब तक तो वो एक वेक्टर था क्योंकि वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन भी है। बट जैसे ही मैंने उस पानी को एक एरिया में इनक्लोज कर दिया, एक वॉल्यूम में इनक्लोज कर दिया, वैसे ही वो वेक्टर क्वांटिटी अब स्केलर बन गई। अब तो मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ कंटेंट है, डायरेक्शन कोई नहीं है। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ भी है। जब तक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव कर रही हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड, इट विल हैव अ डायरेक्शन। बट इन्हीं फील्ड लाइंस को अगर मैंने एक एरिया में इनक्लोज कर दिया, मैंने कहा भाई इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस हैं, तो विद इन दैट एरिया अब जो क्वांटिटी पास हो रही है इट इज नो मोर अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने टैंक में पानी को रोक लिया। दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच पासेस थ्रू अ सरफेस, नॉर्मल टू अ सरफेस, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो एक एरिया से नॉर्मली पास हो रही है। बट डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देख रहे हैं दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। तो कितना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में एरिया कितना है। एरिया कितना है भाई, अगर इस एरिया से पास हो रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, अगर एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ज्यादा पास होंगी, तो मेरा फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, कितनी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस है। दूसरा, एरिया क्या है जिस सरफेस से ये फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। अब बच्चों यहां पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम ये मानते थे, आपने पहले भी पढ़ा है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट यहां पर हम देखेंगे कि एरिया कैन बी कंसिडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल। स्पेशल केसेस में जहां पर एरिया का डायरेक्शन मैटर करता है वहां पर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे समझें, चलिए ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाटर का स्ट्रीम आ रहा है, दिस, ये पानी की धारा आ रही है और ये मेरा दरवाजा है या ये मेरा विंडो है जहां से पानी को क्रॉस करना है। क्लियर है? अब जब मेरा विंडो ऐसा है तो ऑब्वियसली पानी को कम रास्ता मिल रहा है। अब मैंने अपना विंडो ऐसा कर लिया, अब पानी को थोड़ा ज्यादा रास्ता मिल रहा है, ऐसा कर लिया तो साइड से पानी को निकलने का रास्ता मिल गया। अगर मैं अपना विंडो ऐसा करूं तो ऑब्वियसली पानी को मैक्सिमम रास्ता मिल रहा है। क्लियर है? तो इस विंडो के एरिया का ओरिएंटेशन ये डिसाइड करेगा कि कितना पानी इस साइड से इस साइड जाएगा। तो अभी एरिया का डायरेक्शन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर एरिया का डायरेक्शन यूज होता है, एरिया के डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, वहां पर एरिया इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो बच्चों, एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज द नॉर्मल ऑन द सरफेस। अगर ये मेरा सरफेस है, मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अगर ये मेरा सरफेस है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। भाई डायरेक्शन के लिए मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर मेरा सरफेस ऐसा हो जाता है तो दिस इज माई डायरेक्शन। जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं, जो भी सरफेस एक्सपोज्ड है फ्लक्स पे, उस सरफेस पर ड्रॉ की जाने वाली नॉर्मल ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन होगी। फिर से समझेंगे, जो भी सरफेस हमारा कंसिडरेशन पे है उस सरफेस पे ड्रॉ की जाने वाली नॉर्मल ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया के प्रोडक्ट में यूज होगा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। हम यह अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान देंगे बच्चों, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। दिस इज माई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये वो सरफेस है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। हमने मान लिया ए है उसका एरिया। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने पूरे सरफेस को थीटा एंगल मूव कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, अब मैं अपने पूरे सरफेस को थीटा एंगल मूव कर रहा हूं। तो अब मुझे बताइए, पहले केस में, ये मेरा पहला केस है, ये पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से इस सरफेस से एरिया वेक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने अपना एरिया वेक्टर थीटा एंगल, या मैंने अपना सरफेस
थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। अब 1 2 3 4 आप क्लियरली देख रहे हो, जैसे ही मैंने एरिया को टिल्ट किया, मैंने अपने सरफेस को थीटा एंगल टिल्ट किया, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम हो गई तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया का ओरिएंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द फ्लक्स। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, तो एरिया का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब यहां पर मैं डायरेक्शन कैसे लूं, मैं एरिया का कौन सा कंपोनेंट हूं, तो देखेंगे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं दिस, तो भाई यही तो वो एरिया है जो उन सभी फ्लक्स लाइंस को कवर कर रहा है जो इससे क्रॉस हो रहे हैं। इफ दिस इज थीटा देन दिस विल ऑल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी ए कॉस थीटा। भाई दिस इज ए, दिस इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज थीटा। ट्रायंगल में cos थीटा निकालेंगे तो दिस विल बी a cos थीटा। तो हमने देखा, अब मैं अपने फॉर्मूले में a की जगह a cos थीटा यूज करूं, तो अगर मुझे अपने फ्लक्स के फॉर्मूले को जनरलाइज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फाई ई, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई एम। तो फाई ई विल बी ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब ये एंगल मेरा 0 हो गया, दैट मींस मेरा ये सरफेस वापस ये सरफेस बन गया। जब ये सरफेस वापस ये सरफेस बन गया तो दिस विल बी ई ए। ई ए मतलब अगेन मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मेरा थीटा 90 हो जाए, मतलब मैं इस सरफेस को ऐसे कर लूं, अगर मेरा थीटा 90 हो गया, उस केस में cos 90 इज 0, cos 90 इज 0 मींस फ्लक्स इज 0। अब मैं देख रहा हूं, पहले मेरा सरफेस ऐसा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही थी, थीटा वाज 90, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस हो रहा था। अब मैंने क्या किया, थीटा को 0 कर दिया। थीटा को 0 कर दिया तो भाई मिनिमम फ्लक्स। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को काटेंगी ही नहीं, अगर काटेंगी नहीं तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्ट जनरल फॉर्मूला इज ई ए कॉस थीटा। ये मेरे सभी कंडीशंस को कैटर कर रहा है। अब हमें मालूम है ए बी कॉस थीटा, दिस इज पॉसिबल जब दोनों क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हो। तो मैं अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूं, फाई ई कैन बी ई डॉट ए। एरिया भी मेरा वेक्टर है, हमने अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। फिर से ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए, अब थ्योरेटिकली तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। हम थीटा नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। चलिए अब देखते हैं कि हम थीटा कैसे लेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। हमें यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, नहीं, एरिया वेक्टर का है। दैट मींस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा गिवन एरिया है उस पर नॉर्मल खींचेंगे,
नॉर्मल विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में दिया है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस इज 30 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के बीच का एंगल इज 30 डिग्री और मुझे फ्लक्स निकालना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में हम थीटा की क्या वैल्यू लें। नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देखते हैं हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देते हैं और फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से वैल्यू निकाल लेते हैं। बट थीटा यहां पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो बच्चों अगर ये मेरा सरफेस है तो सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर मेरा, ये मेरा सरफेस है तो एरिया वेक्टर मेरा ऐसा होगा, दिस विल बी नॉर्मल टू द सरफेस एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो हमारे लिए थीटा क्या है, दिस इज थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये एंगल बच्चों कितना आएगा, दिस विल बी 60 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री इज रॉन्ग, थीटा 60 डिग्री इज करेक्ट। जब भी क्वेश्चन आएगा डोंट रश टू एनी कंक्लूजन। कभी कभी वो क्वेश्चन में वेक्टर का ही एंगल देता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 90% वो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देता है। तो वहां पर बच्चों ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा प्लेन सरफेस मिले। भाई अगर सरफेस प्लेन है तो ऑब्वियसली हमारे लिए आसान है एरिया वेक्टर निकालना, बट अगर सरफेस प्लेन नहीं है और इररेगुलर है तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है विच इज इररेगुलर, तो क्या प्रोसीजर होगा। ऐसे केस में हम अपने सरफेस को कई स्मॉल सरफेसेस में ब्रेक करेंगे और हर सरफेस इतना छोटा है कि उसका एरिया यूनिफॉर्म है, उसका इंडिविजुअल सरफेस प्लेन है। मतलब इसको मैं कई छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करूंगा ऐसे, और हर सरफेस के लिए E और dA, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। असम्पशन मेरा ये है कि मैंने सरफेसेस के इतने स्मॉल पीसेस किए हैं, इतना छोटा असम्पशन लिया है कि उस पर्टिकुलर पीस पे dA इज कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम EdA1 प्लस EdA2 प्लस EdA3 ऐसे कर सकते हैं। अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने अलग अलग निकाल लिया और सारे फ्लक्सेस को ऐड कर लिया, या कैलकुलस में हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे केस में हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू E डॉट dA। इंटीग्रेशन वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम छोटे छोटे एरियाज को ऐड करके एक बड़ा एरिया बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। अगेन जब इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी EdA cos थीटा। क्लियर। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें क्लोज्ड सरफेस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल हमें इस पर से फ्लक्स निकालना है, इट इज अ क्लोज सरफेस, तो बच्चों हर सरफेस के लिए हम इंडिविजुअल फ्लक्स निकालेंगे। दिस विल बी एन सेपरेट सरफेस, दिस विल बी अ सेपरेट सरफेस, दिस विल बी अ सेपरेट सरफेस एंड दिस विल बी अ सेपरेट सरफेस। बाद में हम सभी सरफेसेस को ऐड कर लेंगे। क्लियर है। गॉस थ्योरम में फ्लक्स का बहुत यूज है, वहां पर हमें हर सरफेस के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पर समझ लें कि फ्लक्स कैसे निकल रहा है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं
जिससे आपके डाउट्स थोड़े क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सिलेंडर दे दिया गया है, एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर, दिस इज अ यूनिफॉर्म सिलेंडर एंड दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमसे कहा गया है फाइंड द टोटल फ्लक्स। क्लियर? सिमेट्रिकल सिलेंडर है, मान लेते हैं रेडियस इज R, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब सिलेंडर पे तीन सरफेस हमें दिख रहे हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 और ये वाला कर्व सरफेस 3। क्लियर? तो पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो मेरे लिए थीटा कितना है? थीटा इज 0 डिग्री। तो फाई 1 कितना आएगा? E dA cos 0, cos 0 is 1, तो E dA which is E into pi r square। क्लियर बच्चों? अब दूसरा सरफेस में देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज दिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल थीटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो व्हाट विल बी फाई 2? फाई 2 विल बी E dA cos 180, 180 is -1, तो this will be minus E dA, this will be minus E pi r square। क्लियर? अब आता है थर्ड सरफेस। किसी भी कर्व सिमेट्रिकल सरफेस पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। दैट मीन्स अगर मैं इस सरफेस पे लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है तो थीटा विल बी 90 एंड cos 90 इज 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई नेट विल बी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 which will be 0। तो the net flux through this symmetrical cylinder will be 0। क्लियर है? यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंक्लूड किया है, कर्व सरफेस पे, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल सरफेस पे द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल। ये हम गॉस थ्योरम में बहुत प्रोमिनेंटली यूज करेंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। दिस वॉज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, एक बार देख लीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम पढ़ते वक्त हमें एक और टर्म बार बार सुनाई देगा, दैट इज सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इज द एंगल विच अ पर्टिकुलर सरफेस सबटेंड्स एट अ पॉइंट। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक, मान लेते हैं DA इज the area vector, R is the distance, तो solid angle is dA upon R square। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर E और DA एक डायरेक्शन में नहीं है, एंगल बना रहे हैं थीटा, तो मेरा सॉलिड एंगल हो जाएगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट वॉज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इट सिग्निफाइज दैट एरिया इज इंडीड अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द थर्ड वॉज द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लक्स। नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग विद गॉस थ्योरम। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे फिट एंड स्टडी वेल। थैंक यू।